अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कनेक्टेड क्लासरूम। मैं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद इदरीस आपके साथ ऑन स्क्रीन मौजूद हूँ। आज जो हम लेक्चर पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 को हमने स्टार्ट करना है। केमिस्ट्री के लिहाज से मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है और आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर न्यूमेरिक डेटा बहुत ज़्यादा है जिसकी प्रैक्टिस आपने करनी है। उससे पहले हमने चैप्टर नंबर 2 को कवर किया था, जो कि मैटर के ऊपर बेस कर रहा था, और उसके सारे टॉपिक्स एक्सरसाइज को हमने डिस्कस करके यूट्यूब पे अपलोड कर दिया गया था। ठीक है, अगर आपका कोई लेक्चर रह गया है तो आप यूट्यूब से ले सकते हैं। अभी हमने स्टार्ट करना है स्टोक्योमीट्री। कुछ लोग इसको स्टोशियोमीट्री भी पढ़ते हैं, स्टोक्योमीट्री भी पढ़ते हैं। ये दो वर्ड का कम्बिनेशन होता है, जिस स्टोक्यो एंड मीट्री। स्टोक्यो का मीन होता है एलिमेंट, एटम कह सकते हैं, एलिमेंट कह सकते हैं, और मीट्री का मतलब होता है मेजरमेंट। अब स्टोक्योमीट्री में हम एलिमेंटल मेजरमेंट कैसे कर सकते हैं, एलिमेंट की कैलकुलेशंस कैसे कर सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे मेजरमेंट से मुराद है कि आपने किसी भी एटम की या किसी भी कंपाउंड के अंदर मौजूद एटम्स की केमिकल कंपोजिशन को कैलकुलेट करना है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एक फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, एक हमने शैम्पू को बनाना है, उस शैम्पू के अंदर इंग्रेडिएंट्स मौजूद होंगे। अब उनकी इंग्रेडिएंट्स को हमने कैलकुलेट करना है, ठीक है। या फिर हम कोई मेडिसिन बना रहे हैं, मेडिसिन को हम स्टार्ट करते हैं बिल्कुल ज़ीरो लेवल से, ठीक है, ताकि उसमें हमारा नुकसान कम से कम हो। तो उसके लिए हम पहले कैलकुलेशंस करते हैं कि हमारा जो एक्चुअल यील्ड है, थ्योरेटिकल यील्ड कितना। थ्योरेटिकल यील्ड मीन कि हम जो कैलकुलेट कर रहे होते हैं वो कितना आ रहा होता है। जैसे हमने 20 किलो फ़लाँ चीज़ लेनी है, ए रिएक्टेंट लेना है, उसको 10 किलो बी रिएक्टेंट के साथ रिएक्ट करके हमने जो सी प्रोडक्ट लेना है वो कितने केजी आ रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल बेसिकली मेडिसिन केजी के तो अंदर नहीं आती, लेकिन इसमें ग्राम्स के अंदर हम इसको कैलकुलेट कर रहे होते हैं, या माइक्रोग्राम्स के अंदर। तो बेसिकली हमारा जो आउटपुट आ रहा होता है वो कितना है। अब जो हमारा एक्चुअल यील्ड है या परसेंटेज यील्ड है वो कितना है, यील्ड मीन के प्रोडक्ट की अमाउंट कितनी है। तो स्टोक्योमेट्री एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है जो कि डिफरेंट फील्ड ऑफ लाइफ के अंदर यूज़ हो रहा होता है। जो पहला पैराग्राफ इसने दिया है कि स्टोक्योमेट्री एक इंटीग्रल पार्ट है एवरीडे लाइफ का। बेसिकली ये कैलकुलेशन के ऊपर बेस कर रहा होता है। तो कोई भी चीज़ हमने जब बनानी है तो उसके जो रिएक्टेंट्स हैं उनको हम प्रिसाइज कैलकुलेट करके रिएक्ट करवा रहे होते हैं, ताकि हमारा जो प्रोडक्ट है वो ख़राब ना हो, वो एक ख़ास अमाउंट में हमें ऑब्टेन हो। किस किस इंडस्ट्री में ये यूज़ हो सकती है। कंपोजिशन ऑफ एवरीडे प्रोडक्ट्स सच एज सोप, डिटर्जेंट्स, टूथपेस्ट, शैम्पूज, कॉस्मेटिक्स, मेडिसिन एंड फर्टिलाइजर इज डिटरमाइंड बाय स्टोक्योमेट्री। जैसे मैंने आपको बताई, बेसिकली हम जो रिएक्टेंट्स की परसेंटेज है, अमाउंट है, वो कैलकुलेट करके आगे फर्दर मूव करते हैं। जैसे मैंने इसका इंट्रोडक्शन आपको बताया कि स्टोक्योमेट्री क्या होता है। स्टोक्योमेट्री बेसिकली टू वर्ड्स कम्बिनेशन है, स्टोक्यो और मेट्रॉन। स्टोक्यो जो ग्रीक वर्ड है, स्टोशियन या स्टोकियन, इसका मतलब क्या होगा, एलिमेंट या एटम कह सकते हैं। और जो मीट्री मीन्स मेजरमेंट, कि एलिमेंटल मेजरमेंट क्या हो सकती है। इसको अगर हम लिखना चाहें, इसके अगर हम नोट्स बनाते हैं तो दिस इज स्टोक्योमेट्री। ठीक है, ये क्या होगा, दो वर्ड का कम्बिनेशन होगा। इसको भी हम लिख देते हैं स्टोक्यो मेट्री, और मेट्रॉन भी लिखा हुआ है। ठीक है, इसको अगर आप बुक पे देखते हैं तो वहाँ पे क्या लिखा हुआ है, स्टोकियन या दिस इज स्टोकियन। यहाँ पे भी मैं आई कर देता हूँ स्टोक्योन या फिर स्टोक्योमेट्री। इसको हम क्या लिख लेते हैं, दिस इज़ एलिमेंट, या इसको आप एलिमेंट एटम भी लिख सकते हो। और मीट्री मीन क्या होगा, मेजरमेंट। अब यहाँ पे जो एलिमेंटल मेजरमेंट क्या होगी कि कैलकुलेशन ऑफ कैलकुलेशंस ऑफ क्या हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम किसी चीज़ के मोल्स को कैलकुलेट करना चाहते हैं,
फॉर एग्जांपल। उसके बाद क्या हो सकता है, मोलर मैस क्या हो सकता है, ठीक है। लास्ट पे हम क्या कर सकते हैं, कंपोजिशन को देख सकते हैं। उसके बाद जो मैंने अभी बताया था कि परसेंटेज यील्ड हो सकता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम आगे चले जाएं तो जो मज़ीद बात की जाए तो मोलैरिटी को अगर देखा जाए तो वो भी इसी कैलकुलेशन के अंदर आती है, ठीक है। और आगे चले जाएं तो परसेंटेज कंपोजिशन या परसेंटेज जो कंसंट्रेशन है उसको भी हम परसेंटेज के साथ लिखते हैं। ये सारी चीज़ें किसके अंदर कैलकुलेट होती हैं, स्टोकियोमेट्री के अंदर। और बेसिकली हमने एलिमेंटल कैलकुलेशन करनी है। वो एलिमेंटल कैलकुलेशन क्या हो सकती है, ये कुछ चीज़ें मैंने आपके सामने लिखी हैं। ये सारी चीज़ें कैलकुलेशन में मौजूद हैं, लेकिन क्या है कि ये सारी चीज़ें, दो चीज़ें मैं आपके साथ इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले डिस्कस करूँगा कि कुछ चीज़ें इस चैप्टर में फॉर्मेटिव हैं और कुछ चीज़ें इसमें सुमेटिव हैं। मोल को स्टार्ट करने से पहले हम इसको भी डिस्कस कर लेते हैं, फॉर्मेटिव और सुमेटिव। फॉर्मेटिव असेसमेंट वो होती है जो आपकी क्लास का हिस्सा होगा लेकिन फाइनल एग्ज़ाम में वो नहीं पूछी जाएगी। तो हम फॉर्मेटिव असेसमेंट को यहाँ पे भी डिस्कस नहीं करेंगे, हम जस्ट क्या करेंगे, सुमेटिव असेसमेंट को डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये आपके फाइनल एग्ज़ाम का हिस्सा होगी, तो वही हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे कि जो कि सुमेटिव होगा, ठीक है। तो अभी मैं आपको 2 मिनट दे रहा हूँ, चैट बॉक्स को ओपन कर रहे हैं। स्टोकियोमेट्री की इंट्रोडक्शन के हवाले से आपने कोई क्वेश्चन करना है तो आप पूछ सकते हैं। फिर हम जाएंगे मोल की तरफ, मोल को कैसे डिफ़ाइन करते हैं और उसकी एग्जांपल्स क्या हैं, और कुछ जो एग्जांपल 3.1 है उसको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। इंट्रोडक्शन में आपने कोई क्वेश्चन करना है तो वो आप पूछ सकते हैं। ठीक है। अब जो नेक्स्ट मैंने स्टार्ट करना है इंट्रोडक्शन के बाद, मोल को कैसे हम डिफ़ाइन करते हैं ज़रा उसको आप देखें। मोल क्या होता है, बेसिकली अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को जब हम लिखते हैं तो वो मोल की फॉर्म में लिखते हैं। मोल की दो डेफिनेशंस हैं। पहली मैं लिखूंगा कि व्हेन मॉलिक्यूलर मास फार्मूला मास and atomic mass is expressed in gram. Then it is called mole. It is called 1 mole of that species. ठीक है। ये पहली डेफिनेशन हो गई कि अगर हम किसी मॉलिक्यूलर मास को, फार्मूला मास को या एटॉमिक मास को ग्राम के अंदर लिखते हैं तो क्या होगा, उसको हम क्या कंसिडर करेंगे, 1 मोल ऑफ दैट स्पीशीज। इसकी एग्जांपल्स क्या हो सकती हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम एटॉमिक मास की बात करें और उसके बाद फार्मूला मास और मॉलिक्यूलर मास की बात करते हैं। एटॉमिक मास क्या है कि 1 मोल ऑफ H एटम, ये क्या हो जाएगा, दिस इज़ 1 ग्राम, ठीक है। 1 मोल ऑफ सोडियम एटम, 1 मोल ऑफ Na, दिस इज़ 23 ग्राम। अब अगर हम बात करते हैं 1 मोल ऑफ कार्बन, फॉर एग्जांपल 12 ग्राम, ठीक है। अब हम आगे जाते हैं नेक्स्ट जो है दूसरी चीज़ की तरफ के फार्मूला मास क्या होता है। फार्मूला हम किसे कहते हैं कि जब हम किसी आयनिक स्पीशी को डिस्कस कर रहे होते हैं जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस एक दूसरे के साथ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू अटैच होते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, एक फार्मूला कंसिडर करते हैं। फॉर एग्जांपल 1 मोल ऑफ NaCl, 1 मोल ऑफ NaCl, ये अब क्या है,
NaCl का फार्मूला मैस है। फार्मूला मैस मीन कि यहाँ पे इसका मैस कितना आ जाएगा 58 ग्राम। अब 1 मोल ऑफ H2SO4 ये क्या हो जाएगा, दिस इज़ 98 ग्राम। इसको आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं। अगर हम मज़ीद लिखते हैं तो 1 मोल ऑफ अगर मज़ीद हम कोई एक और KCl की बात करते हैं तो ये क्या हो जाएगा 35, और क्लोरीन का कितना हो जाएगा 35 और प्लस 38, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 13, 7, ठीक है। तो 73 ग्राम। इसको आप दोबारा चेक भी कर सकते हैं, ठीक है। ये क्या मैंने लिखा है, दीज आर फार्मूला मैसेस। फार्मूला मैस ये किस में है, इन ग्राम्स के अंदर है। अब ये जो हमने बात लिखी थी ये क्या थी, एटॉमिक मैसेस। एटॉमिक मैस ये किस में है, ग्राम्स के अंदर है। अब तीसरी बात जो हम लिखना चाह रहे हैं वो क्या होगा, मॉलिक्यूलर मैसेस। मॉलिक्यूलर मैसेस बेसिकली कोवलेंट कंपाउंड के लिए हम लिखते हैं मॉलिक्यूलर मैस इन ग्राम्स, ठीक है। फॉर एग्जांपल 1 मोल ऑफ H2O, तो ये क्या हो जाएगा 18 ग्राम्स, ठीक है। 1 मोल ऑफ ग्लूकोज C6H12O6 ये कितना हो जाएगा, इज 180 ग्राम। 1 मोल ऑफ सक्रोज C12H22O11 ये कितना हो जाएगा 342 ग्राम्स, ठीक है। तो अब हमने जो बात लिखी थी आपके सामने क्लियर है कि जो जब भी मॉलिक्यूलर मैस, एटॉमिक मैस या फार्मूला मैस को हम किस यूनिट के अंदर डिफ़ाइन करते हैं, ग्राम्स के अंदर, तो उससे क्या बनता है, उसको हम क्या कहेंगे, एक मोल। ये देखें 58 ग्राम NaCl का मैस है, लेकिन इसको हम एटॉमिक मैस यूनिट में भी लिखते थे जब हम इसका मोलर मैस कैलकुलेट करते थे, AMU भी लिखते थे, और साथ में अब इसको हमने यूनिट चेंज कर दिया, रिलेटिव एटॉमिक मैस AMU में हम लिखते थे, लेकिन जब हम ग्राम के अंदर इसको लिखेंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 1 मोल ऑफ दैट स्पीशी। अब एक और डेफिनेशन भी हम लिखेंगे जो कि एवोगैड्रो नंबर के साथ रिलेट करती है। पहले हम एवोगैड्रो नंबर को, अच्छा एवोगैड्रो नंबर के साथ इसको रिलेट करते हैं। आपका क्वेश्चन है कि प्रीवियस चैप्टर आर समेटिव, ये है कि चैप्टर नंबर जो 1 है वो टोटली फॉर्मेटिव है। आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, वरीशा नूर। चैप्टर नंबर 1 जो है वो टोटली फॉर्मेटिव है, उसमें कोई भी क्वेश्चन आपका फाइनल एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाएगा। चैप्टर नंबर 2 में एक चीज़ है लास्ट पे, वो मैंने डिस्कस कर दिया था, जो उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है सब्लिमेशन की, वो फॉर्मेटिव हैं। चैप्टर नंबर 2 बाकी टोटल समेटिव है, वो सारे का सारा आपने याद करना है, और चैप्टर नंबर 1 जो है वो फॉर्मेटिव है। अब नेक्स्ट हम जाएंगे इसी डेफिनेशन को, ये थी आपकी डेफिनेशन नंबर 1, ये मैं लिख रहा हूँ डेफिनेशन 1, ठीक है, मोल की। अब हम जाएंगे डेफिनेशन नंबर 2 की तरफ, इसी को हम डिफ़ाइन करना चाहेंगे, मोल। मोल को हम दोबारा कैसे डिफ़ाइन कर सकते हैं? मोल को डिफ़ाइन करने के लिए सबसे पहले हम एवोगैड्रो नंबर को डिफ़ाइन करते हैं, ठीक है। एवोगैड्रोस नंबर। एवोगैड्रो नंबर क्या होता है कि ये एक मैथमेटिशियन कह सकते हो। अच्छा ठीक है, अच्छा जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट करें, फिर मैं आगे चलता हूँ। ठीक है, क्लियर है, आगे चलें, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट हम जो बात डिस्कस कर रहे थे, एवोगैड्रोस नंबर। मोल की जो दूसरी डेफिनेशन है उसको डिफ़ाइन करने के लिए आपको एवोगैड्रोस नंबर का पता होना चाहिए। एवोगैड्रो नंबर क्या होता है, 6.022 × 10⁻23। ये एक नंबर होता है, इस नंबर को हम क्या कहते हैं, इज़ कॉल्ड एवोगैड्रो नंबर। इसको हम क्या कहेंगे, एवोगैड्रो नंबर।
एवोगैड्रो नंबर, इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय एन ए। कैपिटल एन आपने लिखना है और इसको स्मॉल ए, कैपिटल ही होगा लेकिन सबस्क्रिप्ट नहीं होगा, बाय एन ए। इट इज़ डिस्कवर्ड बाय, इसको लिख सकते हैं इट वाज डिस्कवर्ड बाय मीडो एवोगैड्रो। अब इसके नाम से इसने अपने नाम के साथ इसको डिफ़ाइन किया कि ये एवोगैड्रो नंबर है। अब इसकी सिग्निफिकेंस क्या है? सिग्निफिकेंस मीन कि इस नंबर को हम क्यों पढ़ते हैं और मोल के साथ हम क्यों इसको रिलेट करते हैं। अब ये डेफिनेशन क्या हो जाएगी? अब डिफ़ाइन इसको कैसे करेंगे? एनी स्पीशी that has 6.022 into 10 raised power 23 particles, ठीक है, that species is known as वन मोल। ठीक है, क्लियर है? उसके बाद अगर हम इसको डिफाइन करते हैं एग्जाम्पल के साथ तो वो क्या होगा? एग्जाम्पल्स में आ जाएं। ठीक है, अब मैं लिख रहा हूं कि 1 मोल ऑफ, जैसे हमने बात लिखी थी 1 मोल ऑफ Na। अब Na जो है यहाँ पे किस स्टेट के अंदर है? एटॉमिक स्टेट के अंदर है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 6.022 इंटू 10 रेज़ पावर 23 एटम्स। अब यहाँ पे मैंने जो डेफिनेशन में लिखा कि 6.022 इंटू 10 रेज़ पावर 23 पार्टिकल्स, ये पार्टिकल्स क्या हो सकते हैं? एटम्स भी हो सकते हैं, ये मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, MOS स्टैंड्स फॉर मॉलिक्यूल्स, और ये क्या हो सकते हैं? पॉजिटिव और नेगेटिव आइंस भी हो सकते हैं। तो ये डिपेंड किस पे करेगा कि जो चीज़ है वो किस स्टेट के अंदर मौजूद है। जैसे कि हम लिख रहे हैं कि 1 मोल ऑफ Na इज़ इक्वल्स टू 6.022 इंटू 10 रेज़ पावर 23 एटम्स। अब उसके बाद जो दूसरी बात अगर हम लिखते हैं मज़ीद एक और एग्जांपल के साथ कि 1 मोल ऑफ H2O, 1 मोल ऑफ H2O का मतलब क्या होगा कि 6.022 इंटू 10 रेज़ पावर 23। अभी H2O जो है ये किस स्टेट के अंदर मौजूद होगा? मॉलिक्यूलर स्टेट के अंदर। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? दीज आर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अगर हम फॉर एग्जांपल 1 मोल ऑफ NaCl की बात करते हैं, NaCl, तो 6.022 इंटू 10 रेज़ पावर 23, दीज आर फार्मूला यूनिट्स। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे आप पॉजिटिव और नेगेटिव आइन के साथ एक और भी आप लिख सकते हैं, दीज आर फार्मूला यूनिट भी हो सकते हैं, जिसको हम कंबाइन करके इन सब के लिए क्या लिख देते हैं? पार्टिकल्स। किसी स्पीशी के अंदर अगर 6.022 इंटू 10 रेज़ पावर 23 पार्टिकल्स होते हैं तो उसको हम क्या कंसिडर करते हैं? उस स्पीशी का, उस चीज़ का एक मोल बताते हैं। ठीक है, यहाँ तक इसका आपने स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन मोल एंड एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, जल्दी से इसको आप जल्दी से लिखें, फिर उसके बाद हम थोड़ा सा इसका रिलेशनशिप भी बताएंगे मोल और जो मोलर मैस है और एवोगैड्रो नंबर के साथ कितना है। जल्दी से जल्दी से मुझे ओके कीजिएगा ताकि मैं आगे चलूँ। ठीक है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो रिलेशनशिप अभी हम बताएंगे नेक्स्ट में कि
relationship between a mole and Avogadro number. ठीक है, अब पीछे भी मैंने कुछ रिलेशनशिप ड्राइव किया था, 1 मोल को हमने एवोगैड्रो नंबर के साथ लिखा था। अब जो पहली स्लाइड से हमने जैसे शुरू किया था, यहाँ से फर्स्ट वन से पहली डेफिनेशन हमने कैसे लिखी थी, ये और दूसरी जो स्लाइड थी अभी हमने डिस्कस की, इन दोनों का हम क्या करना चाह रहे हैं, कॉम्बिनेशन समरी बनाना चाह रहे हैं कि इस 1 मोल और एवोगैड्रो नंबर और जो इनका मॉलिक्यूलर वेट है या मोलर वेट है या जो भी फार्मूला मैस है उसको कंबाइन करके कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, रिलेशनशिप बिटवीन मोल एंड एवोगैड्रो नंबर। अभी मैं क्या ये बात लिख सकता हूँ जैसे 1 मोल ऑफ, अब आपने थोड़ा सा ध्यान करना है कि 1 मोल ऑफ NaCl, इसके लिए हम लिख रहे हैं कि 58.5 आता है, लेकिन मैं लिख रहा हूँ 58 ग्राम्स। ठीक है, एक मैं बात और लिख रहा हूँ इसी के साथ, 1 मोल ऑफ NaCl is equals to 6.022 into 10⁻23 फार्मूला यूनिट्स। क्या ये दोनों बातें ठीक हैं? क्या ये दोनों बातें ठीक हैं? जल्दी से अच्छा, ये उम्मे हबीबा कॉन्सेप्ट असेसमेंट क्वेश्चन आप पूरा लिखें, आप क्या डिमांड कर रही हैं। साथ साथ मेरे ये दोनों बातें बिल्कुल ठीक हैं कि 1 मोल ऑफ NaCl, इसके ग्राम्स कितने होते हैं 58। अगर हम इसको एवोगैड्रो नंबर के साथ लिखते हैं तो 6.022 into 10⁻23 फार्मूला यूनिट्स। अगर मैं इसी को लिखता हूँ कि अब ये रिलेशनशिप क्या हो जाएगा, 58 ग्राम्स ऑफ NaCl is equals to 6.022 into 10⁻23 फार्मूला यूनिट्स। अब वो बात जो हमने पीछे लिखी थी उसको इस लाइन के अंदर हमने सम अप कर दिया है कि कितने ग्राम NaCl में कितने फार्मूला यूनिट्स होते हैं। तो 58 ग्राम NaCl के अंदर एवोगैड्रो फार्मूला यूनिट मौजूद होते हैं। तो ये जो हमने पीछे 2 स्लाइड्स पढ़ी थी उनको हमने यहाँ पे सम अप किया तो हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 1 बन गई। ठीक है, ग्राम फार्मूला मैस। फार्मूला मैस कब होता है आपको पहले ये समझना पड़ेगा। फार्मूला मैस हम कब लिखते हैं, जब भी हमारे पास क्या होगा, कोई आयनिक स्पीशी होगी। आयनिक स्पीशी के लिए हम क्या लिखते हैं, आयनिक स्पीशी मीन्स के उसके अंदर क्या होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस का कम्बिनेशन होगा। जब भी हमारे पास आयनिक स्पीशी होती है मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस मौजूद होते हैं। फॉर एग्जांपल क्या होगा, इसमें हम एग्जांपल किसकी लिख रहे हैं, NaCl, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। ठीक है, तो इसके लिए जो हम बात लिख रहे होते हैं, जो हम चीज़ लिखते हैं वो क्या होगा, कौन सा मैस डिफ़ाइन किया जाता है, फार्मूला मैस। ठीक है, तो जब हम फार्मूला मैस को ग्राम्स के अंदर लिखते हैं तो वो क्या बन जाता है, 1 मोल ऑफ दैट स्पीशी। अब इस फार्मूला मैस को हम रिलेट कर रहे हैं किसके साथ, एवोगैड्रो नंबर के साथ, कि वो कैसे आपस में रिलेट होते हैं। ठीक है, ओके, ठीक है। हाँ, अच्छा, नेक्स्ट है एक और एग्जांपल हम लिखते हैं और उसके बाद हम मोल रेशो की तरफ जाएंगे। अच्छा, दूसरा है एग्जांपल नंबर 2, जैसे हमने की थी 1 मोल ऑफ H2O। इसके लिए हम क्या लिख रहे हैं, 18 ग्राम। ठीक है, अब इस 18 ग्राम के लिए हम एक और बात भी लिख लेते हैं कि 1 मोल ऑफ H2O, इसके अंदर क्या होगा, 6.022 into 10⁻23। H2O मॉलिक्यूलर स्टेट में है तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, मॉलिक्यूल्स। ठीक है,
अब अगर हम इन दोनों बातों को सम अप करते हैं तो 18 ग्राम्स ऑफ H2O ये किसके बराबर आ जाएगा 6.022 इंटू 10⁻23 मालिक्यूल्स ऑफ H2O। ठीक है कि 18 ग्राम्स के अंदर कितने मालिक्यूल्स होते हैं 6.022 इंटू 10⁻23। अब यहाँ पे देखो हमने फार्मूला मैस नहीं लिखा, फार्मूला यूनिट्स नहीं लिखा, मालिक्यूल्स लिखे, तो दोनों में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए कि फार्मूला मैस क्या होता है और जो मालिक्यूलर मैस है वो क्या होता है। फार्मूला मैस हम तब लिखते हैं जब हमारे पास कोई आयनिक स्पीशी हो, आइंस मौजूद हों। जब हमारे पास कोवलेंट स्पीशी होती है तो उसके लिए हम क्या डिफ़ाइन करते हैं, मालिक्यूल्स डिफ़ाइन कर रहे होते हैं। इसका भी आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो लें। उसके बाद हम नेक्स्ट आगे जाएंगे। जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, यहाँ तक हमारा कैलकुलेट हो जाता है, मोल के हवाले से डिस्कशन कंप्लीट हो जाती है। कुछ मैं आपको असाइनमेंट दूंगा, वो आपने करनी है। उसके बाद हम आगे चलेंगे मोल रेशोज़ इन स्टोकियोमेट्रिक कैलकुलेशन। मोल रेशो क्या होती है इसको हम ज़रा देखते हैं। मैं आपको 1 मिनट दे रहा हूँ, जब हो गया तो मुझे ओके करें ताकि हम नेक्स्ट जाएंगे। एक असाइनमेंट मैं आपको दूंगा, वो आपने कैलकुलेट करनी है और उसके बाद हम आगे जाएंगे। ठीक है, अच्छा एक असाइनमेंट नोट करें इसके साथ, जो आपने इसके लिए क्वेश्चन भी आपने याद करना है। क्वेश्चन क्या होगा, डिफाइन मोल, गिव सम एग्जांपल्स। ठीक है, और क्या क्वेश्चन हो सकता है, डिस्कस द रिलेशनशिप बिटवीन मोल्स एंड एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा, अच्छा उसके बाद मैं एक लिख रहा हूँ कि H2O and H2 have same number of molecules, have same number of molecules। ठीक है, इसको आपने क्या करना है, डिस्कस। ये क्यों होंगे, इसको कल की क्लास में हम आपसे क्वेश्चन, या आप इसको आपने लिख के YouTube पे आप अपलोड कर सकते हैं या वहाँ पे टाइप कर सकते हैं कि ये कैसा है, क्यों ऐसे है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में आपके लिए लिख रहा हूँ कि कैलकुलेट मोलर मास ऑफ, जो अभी मैंने आपके सामने लिखे थे, जैसे H2O का मोलर मास 18 ग्राम कैसे आता है, ये आपने कैलकुलेट करना है। C6H12O6 का 180 ग्राम कैसे आता है, सक्रोज का 342 कैसे आता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। उसके बाद हम मोल रेशो की तरफ जाते हैं जी। ये आपने याद करने हैं और इसके नोट्स वगैरह भी बनाने हैं, क्योंकि अभी जो मैंने आपके साथ डिस्कशन की है ये उसी में से आपके साथ क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। बिल्कुल ये अपलोड होगी यूट्यूब पे। हमारा जो यूट्यूब चैनल है, यूट्यूब चैनल आपके साथ शेयर हुआ है डिजिटल हब के नाम से। उसके ऊपर आप इसको देखते जाएं, डिजिटल हब, वहाँ पे आप इसको डिजिटल हब कनेक्टेड क्लास, और ये FDE का प्लेटफॉर्म है। ठीक है, यहाँ से आप इस वीडियो को फाइंड आउट कर सकते हैं। ये क्वेश्चन आपने नोट्स भी बनाने हैं और अपने पास आपने रिकॉर्ड भी रखना है, ताकि आपके लिए जो आगे क्वेश्चन आते जाएंगे वो आपके लिए आसान होते जाएं। क्योंकि हम प्री स्टेप पे जा रहे हैं, आगे हमने न्यूमेरिकल भी कैलकुलेट करने हैं, याद भी करने हैं। तो इसके लिए पहले आपने ये चीज़ें अच्छे तरीके से याद करनी है ताकि आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर होता जाए। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। अच्छा, एक जो अभी हम बात डिस्कस करने जा रहे हैं, आज के लेक्चर की जो आखिरी चीज़ डिस्कस करनी है,
ये जो अभी हमने सारी चीज़ डिस्कस की है वो आपके सामने 3.1 था जिसको हमने डिटेल के साथ डिस्कस किया। मोल क्या होता है, अब आपने अपनी बुक को सामने रखना है ताकि आपको यहाँ से अंदाज़ा होता जाए कि हमने कौन सी चीज़ पढ़ ली है। तो मोल हमने अभी डिस्कस किया, तो उससे पहले हमने इंट्रोडक्शन किया था। इसके ऊपर एक डेफिनेशन दी गई है कि जब हम इन मैसेज को ग्राम के अंदर लिखते हैं तो वो क्या होता है, मोल। जैसे कि ऑक्सीजन है, इसका मैस 16 है, वाटर है, NaCl है, उसके बाद ऑक्सीजन मालिक्यूल है, सोडियम आयन है, ठीक है। उसके बाद पहले तो आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे बताएंगे, नहीं तो हम एक नई चीज़ की तरफ जा रहे हैं, मोल रेशो क्या होता है, ठीक है। कोई क्वेश्चन है आपका या आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई है? ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है मोल रेशो इन स्टोकियोमेट्रिक कैलकुलेशन। आप अपनी बुक को सामने रखें, फिर हम जाएंगे बोर्ड पे भी इसको डिस्कस करेंगे। एक इक्वेशन यहाँ पे लिखी गई है जिसमें वाटर फॉर्मेशन को डिस्कस किया गया है, जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करके वाटर जनरेट कर रहे हैं। व्हाट डज दिस केमिकल इक्वेशन टेल्स अस? ये इक्वेशन हमें क्या बताती है? आपने पहले देखना है कि हाइड्रोजन के साथ क्या नंबर अटैच है। 2। ऑक्सीजन के साथ कुछ भी अटैच नहीं है तो यहाँ पे क्या होगा, 1 अटैच होगा। जबकि वाटर मालिक्यूल के साथ क्या है, 2 अटैच हुआ हुआ। ये इक्वेशन कैसी है, 2H2 प्लस O2 गिव्स अस 2H2O, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होती है कि जिसके रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के मोल इक्वल होते हैं। ये बैलेंस कैसे की जाती है इसको भी हम देखते हैं। पहले तो ये इक्वेशन आपको क्या बता रही है कि 2 मोल्स, ये जो नंबर लगा हुआ है इसको हमने क्या कहना है, कोफिशिएंट। या मैं आपको ये बोर्ड के ऊपर समझा देता हूँ, ठीक है। अच्छा, अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि मोल रेशो, मोल रेशो क्या होगी। इसको डिस्कस करने के लिए हमने एक इक्वेशन लिखी, H2 प्लस O2 गिव्स अस H2O। ये तो आपको सब कुछ पता है कि ये इक्वेशन आपको क्या बता रही है, ठीक है। अब इस इक्वेशन को बैलेंस कैसे करेंगे? बैलेंस करने के लिए हमारे पास 2 तरीके होते हैं, ट्रायल एंड एरर मेथड। ट्रायल एंड एरर मेथड, इसको आप इंस्पेक्शन मेथड भी कहते हैं, या इसको एक और नाम दिया जाता है कोएफिशिएंट मेथड। कोएफिशिएंट क्या होता है, जैसे आप मैथमेटिक्स के अंदर अलजबरा पढ़ रहे होते हो तो अलजबरा में जब हम इक्वेशन लिखते हैं x + y = 10, तो x के साथ जो नंबर लगा होता है उसको हम क्या कह रहे होते हैं, कोएफिशिएंट। 2, 3, ये 2 और 3 क्या है, कोएफिशिएंट। इसी तरह हम केमिस्ट्री के अंदर जब हम केमिकल रिएक्शन लिख रहे होते हैं, केमिकल रिएक्शन क्या होता है कि रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्ट करके क्या बना रहे होते हैं, प्रोडक्ट्स बना रहे होते हैं, ठीक है। अब इन रिएक्टेंट्स को हमने और प्रोडक्ट्स को बैलेंस करना है। बैलेंस कैसे करेंगे कि इस साइड पे अगर आप देखें तो हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं और इस साइड पे भी हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं। हाइड्रोजन आपस में बैलेंस्ड है। जबकि बस लास्ट हमारा यही टॉपिक है, उसके बाद हमने ख़त्म करना है। तकरीबन 30 पे हम क्लोज़ कर देंगे इंशाल्लाह, ठीक है। आज लेट हो रहे हैं क्योंकि फर्स्ट डे है तो क्वेश्चंस ज़्यादा हैं, हमने टॉपिक्स क्लियर करने होते हैं। इंशाल्लाह 30 पे क्लियर कर देंगे। अच्छा, यहाँ पे हाइड्रोजन दोनों साइडों पे बैलेंस्ड हैं। अब अगर हम ऑक्सीजन को देखें तो ऑक्सीजन इस साइड पे 2 है और इस साइड पे 1 है। अब इस ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हमने इस 1 को क्या करना है, 2 करना है। 1 को 2 करने के लिए इसका क्या मतलब है कि इस पूरे मालिक्यूल को हमने क्या कर देना है, 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। जब 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मतलब है कि हमने 2 यहाँ पे लगा दिया। जब 2 पे 2 लगा दिया, ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन 2, 2 1s are 2, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। जबकि हाइड्रोजन को अगर हम देखें तो 2 2s are 4,
हाइड्रोजन कितना हो जाता है यहाँ पे 4, जबकि यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है 2। जबकि इस हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए हमें फिर क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 2 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हमें यहाँ पे 2 ऐड करना पड़ेगा। जब हम इस तरह का प्रोसेस करते हैं तो इसको हम कहते हैं ट्रायल। ट्रायल मीन कि हम कोफिशिएंट्स को ट्राई कर रहे होते हैं, वो फिट आते हैं या नहीं आते। इससे एरर भी आ सकता है, जो आप ट्राई कर रहे हैं वो आपका कोफिशिएंट फिट नहीं आएगा तो आप नेक्स्ट कोफिशिएंट की तरफ भी जा सकते हैं। तो अब यहाँ पे ये इक्वेशन हमें क्या बता रही है, इंफॉर्मेशन हमें क्या मिलेगी फ्रॉम दिस इक्वेशन। ठीक है, इंफॉर्मेशन क्या है कि 2 moles of H2 react with 1 mole of oxygen to form 2 moles of water। ठीक है, तो सबसे पहले हमने इसमें क्या सीखा कि इक्वेशन को हम बैलेंस कैसे करेंगे। उसके बाद वो इक्वेशन हमें क्या बता रही है कि रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के मोल्स कितने। ठीक है, और फिर क्या होगा कि कौन कौन से रिएक्टेंट्स किस रेशो के साथ आपस में रिएक्ट कर रहे हैं। रेशो मीन कि अब अगर हम देखें तो जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है ये किस रेशो के साथ आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, 2:1 के साथ। और कितने मोल्स बन रहे हैं, 2। अगर हम हाइड्रोजन और वाटर के मोल्स को देखें, इनकी रेशियोज को देखें तो 2:2 के साथ ये जा रहे हैं। अगर हम ऑक्सीजन और वाटर को देखें तो 1:2 के साथ जा रहे हैं। इसको अगर हम डिफ़ाइन करते हैं, लास्ट में इसकी डेफिनेशन लिखेंगे और इसको क्लोज करेंगे। इसका अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो लें, एक डेफिनेशन होगी और उसको हम क्लोज करते हैं इंशाल्लाह। ठीक है, अच्छा लास्ट पे हम इसकी डेफिनेशन करते हैं मोल रेशो की। रेशो या मोल रेशो क्या होता है, इट इज the ratio of number of moles of reactants and products in balanced केमिकल इक्वेशन लिख सकते हो या स्टोक्योमेट्रिक इक्वेशन लिख सकते हो, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। इसके लिए केमिकल इक्वेशन का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो ये था आज का लेक्चर जिसमें हमने इंट्रोडक्शन और मोल के हवाले से डिस्कशन की। इसको भी अगर आप करना चाहते हैं तो फिर मैं समराइज़ करूँगा और क्लोजिंग करते हैं। ठीक है, ठीक है। अच्छा, आज का जो लेक्चर था इसको आप देख लें। सबसे पहले हमने स्टार्ट किया था जो इसका इंट्रोडक्शन था कि इसमें हम क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे। कुछ फॉर्मेटिव और समेटिव का हवाला दिया गया कि इसमें कौन सी चीज़ें हमने पढ़नी हैं, कौन सी चीज़ें नहीं पढ़नी। इस क्लास में वही हम पढ़ेंगे जो कि समेटिव होंगी, बाकी चीज़ें हम छोड़ देंगे। उसके बाद जो मोल की डेफिनेशन थी, नंबर 1 के ग्राम मैसेज को जब हम ग्राम में लेके जाते हैं, फिर एवोगैड्रो के साथ रिलेट किया गया। नेक्स्ट जो था रिलेशनशिप मोल और एवोगैड्रो के दरमियान क्या बनता है। लास्ट पे कुछ क्वेश्चन आपके ज़िम्मे लगाए गए, वो आपने करने हैं। उसके बाद बुक से हमने देखा कि बुक से हमने कौन सी चीज़ें डिस्कस की हैं, और लास्ट पे मोल रेशो और उसकी डेफिनेशन हमने लिखी और इस लेक्चर को हमने क्लोज किया। ठीक है, आज का लेक्चर जो था वो चैप्टर नंबर 3 उसका इंट्रोडक्शन और एक मतलब कि 2 टॉपिक हमने डिस्कस किए। दूसरे के जो एग्जांपल्स हैं और सेल्फ असेसमेंट है वो कल इंशाल्लाह हम करेंगे। कल का लेक्चर, और मैं तो कहता हूँ आपने सारे लेक्चर मिस नहीं करने, लेकिन जो स्टोक्योमेट्री की कैलकुलेशंस हैं वो कोशिश करें कि आप लेक्चर मिस ना करें ताकि
आपके लिए न्यूमेरिकल कैलकुलेट करना आसान हो जाए। ठीक है, मैं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद इदरीस आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।